गुड मॉर्निंग एमसीएल। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड नंबर 130 में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हो, मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। दोस्तों कृपया करके अपना नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ पानी की बोतल, नोटपैड और एक पेन रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वेबिनार में बताए जाएं उसे आप नोट डाउन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एम कोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एम कोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं।
दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, जो है एमसीएल मिशन, विजन और प्लेज। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ आप भी दोहराएं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशोहवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा। मैं एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मात और सामाजिक, आर्थिक तथा संस्कृति आशंका के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्य, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह के चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में प्रगति कर सकें। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितना जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहें। समुदाय के साथी, सदस्य, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें।
हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की आलोचना के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्य पर नजर रखें। यदि कोई भी सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया करके इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। थॉट ऑफ द डे। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही आज के आने वाले जो स्पीकर हैं, ऑल द वे फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट, इनके एजुकेशन के बारे में बताऊं तो इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से अभी फाइनल ईयर में एमएससी कर रही हैं और साथ ही साथ गेट स्टैटिस्टिक्स में 2024 के एआईआर एग्जाम में 286 रैंक हासिल किया और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। दोस्तों ऐसे ही अपने पिता के साथ हरदम कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर सुजलाम सुफलाम बनाने की ओर बढ़ चली। तो लेट्स वेलकम ऑल द वे फ्रॉम नंदगांव तहसील, नारी शक्ति एंड अ डॉटर ऑफ एमसीएल, मिस तृप्ति पालखड़े। ओवर टू यू मैम। थैंक यू दिग्विजय सर, मुझे इस मंच में आमंत्रित करने के लिए। सपने वो नहीं जो शहरों की ऊंची इमारतों में बनते हैं। सपने वो है जो खेती की मिट्टी से उठकर दुनिया तक पहुंचते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे नायक की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने यह साबित कर दिया कि खेती केवल पसीना बहाने का काम नहीं, बल्कि एक साम्राज्य खड़ा करने का जरिया भी हो सकता है। खुद की तरक्की से ज्यादा जो अपनों का हाथ थामता है, वही तो असली नायक होता है। तो यह कहानी है सह्याद्री फार्म्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विलास शिंदे जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति पालखेड़े आज आपको एक कहानी किसान की, कहानी सबसे बड़े किसान संगठन की सुनाने जा रही हूँ। नासिक के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे विलास जी बचपन से ही खेतों की मेहनत देखते हुए बड़े हुए। उन्होंने देखा कि किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती है तो मुनाफा किसी और के जेब में चला जाता है। यही से उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या किसान सिर्फ मेहनत करेगा या कभी मालिक भी बनेगा। विलास जी पढ़ाई में बेहद तेज थे। उन्होंने कृषि इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। उनके पास शहरों में शानदार नौकरी के अवसर थे, लेकिन उन्होंने ये अवसर नहीं चुने। उन्होंने चुना अपना गांव, अपने गांव की मिट्टी, क्योंकि उनका सपना नौकरी करना नहीं था, बल्कि किसानों की जिंदगी बदलना था। 2004 में उन्होंने अंगूर निर्यात करने की कोशिश की, लेकिन बाजार की अनिश्चितता और गलत व्यवस्था के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस नुकसान का बोझ उन्होंने किसानों पर नहीं डाला। उन्होंने अपने जेब से पैसे देकर हर किसान का पूरा भुगतान किया। सभी किसानों का एक भी किसानों का नुकसान नहीं होने दिया। यही से किसान का विश्वास उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। 2010 में केवल 10 किसानों और 1 लाख रुपए से शुरू हुआ सह्याद्री फार्म्स, एक ऐसी कंपनी जो किसानों की है, किसानों के द्वारा चलाई जाती है और किसानों के लिए काम करती है। 2010 से 2014 के बीच नासिक के मोहाली में एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट की नींव रखी गई। यूरोप को अंगूर निर्यात शुरू हुआ और खेती में आधुनिक तकनीकें जुड़ने लगी। 2015 से 2017 तक सह्याद्री फार्म्स ने वैश्विक पहचान बनाई। यह भारत का सबसे बड़ा अंगूर निर्यातक बना। साथ ही टमाटर प्रोसेसिंग और कई फूड प्रोडक्ट्स की भी शुरुआत हुई। फिर आया मुश्किल दौर 2018 से 2020, महामारी, लॉकडाउन, सूखा, भारी बारिश, लेकिन सह्याद्री फार्म्स रुकी नहीं। लाखों परिवारों तक फूड बास्केट पहुंचाई गई। हजारों किसानों की फसल खरीदी गई। पूरी खेती व्यवस्था को डिजिटल तकनीकों से जोड़ दिया गया। 2021 के बाद रिसर्च लैब, टेस्टिंग सुविधाएं
और नए फूड ब्रांड्स के साथ सैयदजी फार्म्स एक वैश्विक एग्री बिजनेस मॉडल बन गया। आज सैयदजी फार्म्स के पास 18,000 से ज्यादा किसानों का नेटवर्क है, 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर, 42 देशों में निर्यात और हजारों महिला किसान भी इसके मालिकों में शामिल है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह किसानों का सामूहिक ताकत का प्रतीक है। विलास जी ने खेती को स्मार्ट बना दिया। आज ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके जान सकते हैं कि उनका फल किस किसान ने उगाया है। पानी फाउंडेशन और कर्ता शेतकरी जैसे पहल से वे किसानों को मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं। इसी सेवा के लिए उन्हें उत्कृष्ट मराठी उद्योजक और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया है। उनका लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं, गांवों का समग्र विकास है। विलास जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि डिग्री सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होती, बल्कि समाज बदलने के लिए होती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर किसान का बेटा अगर ठान ले तो वह सिर्फ फसल नहीं उगाता, हजारों परिवारों का भविष्य उगाता है। अकेले चले थे तो एक सपना था, जब साथ मिले हजारों किसान तो एक क्रांति बन गई। दोस्तों, यह कहानी अकेले विलास जी की नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में हम सब एलसीएल परिवार की होने वाली है। सह्याद्री से शुरू होकर हम सब हिमालय की चोटी पर होंगे। जय हिंद, जय एमसी। दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले स्पीकर को, मिस्टर सतीश गोडवे सर। उन्होंने बीएससी मैथ्स एवं एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है। वे कॉलेज के दौरान जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। 2002 में 26 जनवरी को उन्हें नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के लिए एनसीसी कैडेट के रूप में चयन होने का गौरव प्राप्त हुआ। सर को जीवन बीमा उद्योग में 16 वर्ष का अनुभव है, जहां उन्होंने असिस्टेंट रीजनल मैनेजर के रूप में सेवाएं दी। वर्तमान में वे राधानगरी से जुड़े हुए हैं तथा एमसीएल में लीगल एवं आईपीआर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सामाजिक दायित्व के प्रति उनकी गहरी प्रतिभा का परिचय है कि वे अपना जन्मदिन रक्तदान करके मनाते हैं और अब तक वे 57 बार रक्तदान कर चुके हैं। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ सतीश गोडवे सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। नमस्ते एमसीएल परिवार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमें आज हमारे कृषि व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन के आने वाली है। आज हमारा जो किसान है उसकी जो मेहनत की हुई जो फसल है, वो फसल को जब उसको मार्केट में भेजना भेजना पड़ता है तो वो बहुत सारे मुश्किलें चैलेंजेस से आज फेस कर रहा है। पहले देखा जाएगा तो वेदर कंडीशन को फेस कर रहा है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ साथ फंड अरेंजमेंट, नॉलेज की कमी, ये सब चीजों के ऊपर आज वो बहुत बहुत ही बहुत परेशान है। तो आज हम एक ऐसी सिस्टम, डिहाइड्रेशन सिस्टम, ये आज हमारे किसानों के लिए एक अच्छी सिस्टम बन के उभर आ रही है। इसके कारण हमारा किसान जो भी पैदाइश ले रहा है, फसल ले रहा है, उसको अच्छी तरह से पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सकता है। वो फूड इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, कमर्शियल इंडस्ट्री में भी वो काम कर सकता है। इसकी जरूरत बहुत बड़ी आने वाले समय में बहुत बड़ी इसकी जरूरत होने वाली है। हाँ, आज हम समझ लेंगे व्हाट इज द डिहाइड्रेशन सिस्टम। डिहाइड्रेशन सिस्टम मतलब हमारे अन्न पदार्थों के अंदर जो रहने वाला मॉइस्चर है, मतलब पानी का मात्रा जो है, वो हम नेचुरल तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके कारण जो अन्न पदार्थ के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया, कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया अन्न पदार्थ को खराब करने में उनका काम रहता है। वो डिहाइड्रेशन सिस्टम से हम उसको 100% निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट को हम अच्छी तरह से नेचुरल डिहाइड्रेट करने के बाद उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू हम अच्छी तरह से बना के रख सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कहीं पे भी प्रिजर्वेटिव या कोई भी अननेचुरल एडिटिव ऐड नहीं करते हैं। तो ये एक नेचुरल और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसके कारण हम हमारे किसानों को बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं। ये करने की जरूरत क्या है, तो आज हम देखेंगे। हमारा किसान इतनी मेहनत करके फसल उगाता है, लेकिन उसके फसल का रेट
तय करना उसके हाथ में नहीं है। क्योंकि आज हम बाजार की कंडीशन देखेंगे तो दलाल लोगों ने बाजार के ऊपर कब्जा करके रखा है, उनकी मोनोपोली है। और उसके साथ हमारा किसान जब फसल लेता है तो एक साथ फसल सभी किसान एक जैसे ही लेते हैं। उसके कारण मार्केट में आने वाली फसल बहुत ज्यादा होने के कारण उसका रेट गिर जाता है। तो ये डिहाइड्रेशन सिस्टम से हम हमारे फसल का, हमारे अन्न पदार्थ का टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छी तरह से, लंबी तरह से चला सकते हैं। उसके साथ साथ उसको हम 24 आवर्स और 12 मंथ्स दुनिया के हर कोने में भी अवेलेबल करके दे सकते हैं। इसके साथ जो भी लोग आज एग्रीकल्चर बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका उनके बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर, रेट के ऊपर 100% कंट्रोल बना के रह सकता है। यहाँ देखा जाएगा फसल को एक जगह पे भाव नहीं मिलता है और दूसरी जगह पे भूखे से लोग भी मर रहे हैं। तो एक अच्छी इकोसिस्टम, फूड की इकोसिस्टम भी डिहाइड्रेशन सिस्टम से हम खड़ी कर सकते हैं। इसके कारण हम टाइम, एनर्जी, मनी, ये सब अच्छी तरह से हम सेव कर सकते हैं। आज हम देखा जाएगा तो फसल उगाने के लिए जितना मेहनत लगता है या फसल उगाने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट लगता है, उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेहनत और इन्वेस्टमेंट लग रही है। तो डिहाइड्रेशन सिस्टम से हमें वो सब बचत होने वाली है। देखा जाएगा तो 22 अलग अलग किस्म के तरीके हैं डिहाइड्रेशन सिस्टम डिहाइड्रेशन प्रोसेस के ऊपर काम करने वाली। हमारी दादी परदादी वो भी डिहाइड्रेशन सिस्टम में काम कर रही थी, वो नेचुरल सन ड्राइंग कर रही थी। हम समर सीजन में जो भी हमारे साल के जो भी चीजें बनाते थे, हमारे अन्न पदार्थ बनाते थे, तो उसको हम ड्राई करके हमारे घर में स्टोर किया जाता था। ये पुरानी प्रोसेस है, लेकिन मैं अभी आपको एक प्रूवन मॉड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेशन सिस्टम, ये एक प्रूवन मॉड्यूल है। कई सारे मॉड्यूल्स है, लेकिन प्रूवन मॉड्यूल के ऊपर बात करना जरूरी है। तो ये डिहाइड्रेशन सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल डिहाइड्रेशन सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होता है ओवन सिस्टम और दूसरा होता है ट्रे वाले सिस्टम। इसमें हम मॉइस्चर निकालने के लिए पूरी तरह से उसको ऑटोमाइजेशन तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल में रख सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन कंट्रोल में रख सकते हैं। उसके साथ साथ हमें कितने क्वांटिटी में उसके अंदर रॉ मटेरियल रखना है, उसका भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, हम दुनिया के कोने, कोई कौन से भी कोने में ये सिस्टम लगा के काम करना चालू करेंगे तो हमारा आने वाली फिनिश गुड प्रोडक्ट, जो ड्राई होने वाला प्रोडक्ट है, वो एक ही क्वालिटी का हमें मिल सकता है। तो आज हम डिहाइड्रेशन सिस्टम में सभी तरह के वेजिटेबल्स, जो फल भाजियां है, जो पत्ते वाली भाजियां है, हमारा देश जाना जाता है स्पाइसेस के लिए, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हर्ब लीव्स, ये बहुत बड़ा मार्केट है। मेडिसिनल लीव्स के लिए आज दुनिया को सबसे बड़ी जरूरत है मेडिसिनल लीव्स की। और हमारा देश जो है इतना समृद्ध है कि हम हर तरीके से ये लीव्स पैदा कर सकते हैं। उसको हमें दुनिया को सप्लाई करने के लिए डिहाइड्रेशन सिस्टम हमें बहुत अच्छी तरह से हेल्प करती है। डेयरी प्रोडक्ट्स, हम डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अच्छी तरह से डिहाइड्रेट कर सकते हैं। मीट, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज बन चुकी है, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक। आज देखा जाएगा तो वर्किंग वुमेन्स है, या शहरों भागों में देखा जाएगा, मेट्रो सिटीज में देखा जाएगा, तो लोगों को अच्छी क्वालिटी का फूड ही नहीं मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का हमें उनको प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है। तो डिहाइड्रेशन सिस्टम से हम उन सभी लोगों को, ये हमारा बना हुआ प्रोडक्ट, फार्मर का जो मेहनत से बना हुआ फसल, अच्छी तरह से हम उनको सप्लाई कर सकते हैं। ये बिजनेस हर फार्मर ने करना चाहिए। आज आने वाले दिनों में जो वेदर कंडीशन जिस तरह से बन रही है, तो फार्मर को सपोर्ट सिस्टम के लिए डिहाइड्रेशन सिस्टम जरूरी ही है। उसको हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में होना चाहिए, तो ही जाके फार्मर आज आगे जाके एडिशनल इनकम कर सकता है। इसके साथ साथ जो भी आज सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ये बिजनेस कर सकते हैं। ये बड़ी इंडस्ट्री भी हम इसके साथ साथ खड़ी कर सकते हैं। आज हमारे देश का जो बैकबोन है लेडीज, और ग्रुप ऑफ द लेडीज बचत, महिला बचत गट, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री में अपना योगदान दे चुके हैं। और हम हर एक लेडीज के ग्रुप को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी बिजनेस नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नॉलेज नहीं लिया, वो भी लोग ये बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट में मिलने वाले हर एक फल सब्जी जो है, फ्रूट्स है, उसको लाके हम एक डिहाइड्रेशन सिस्टम में काम कर सकते हैं। उसके लिए अच्छी तरह से आज ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन,
हर एक फार्मर प्रोड्यूसर अपने ग्रुप ऑफ द फार्मर्स को इकट्ठा बना के एक अच्छा क्रॉप लेके उसके ऊपर स्टडी करके एक अच्छा प्रोडक्शन बना के मार्केट को सप्लाई कर सकता है। ये अपने गांव को समृद्ध करेगा, अपने किसानों को समृद्ध कर सकता है। इसको लगने वाली जी इन्वेस्टमेंट है, वैसे देखा जाएगा तो 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट से भी हम चालू कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम हमें 1 लाख रुपए की लागत लगने वाली है। और उसको हायर लिमिट, देर इज नो हायर लिमिट, कितना भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ तक, 200 करोड़ तक हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतना बड़ा इसका मार्केट आज है। लेकिन जब भी हम कोई बिजनेस करना चाहेंगे, नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो हमने हमेशा स्मॉल स्केल से ही काम करना चाहिए। तो 1 लाख से भी हम इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस चालू कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइज इसका देखा जाएगा तो डिहाइड्रेशन सिस्टम से बनने वाले प्रोडक्ट का मार्केट है 22 लाख करोड़ रुपीज। इट्स अ ह्यूज मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट इस बिजनेस ने, इस सेक्टर ने कैप्चर कर चुका है। लेकिन दुख वाली बात यह है, हमारा देश का कंट्रीब्यूशन ओनली 8% इसमें है। बल्कि हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। हमारे देश का जो इकोनॉमी है किसान के ऊपर आधारित होना चाहिए, उस देश का सिर्फ 8% कंट्रीब्यूशन इसमें है। तो हमें यहाँ पे समझ के लेना चाहिए कि यहाँ पे कितना बड़ा स्कोप हमें अवेलेबल है। ये प्रोसेस चालू करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये मल्टीपल टाइम्स का ये प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। एक स्मॉल एग्जांपल आप सबको मैं देना चाहता हूं यहाँ पे। व्हीटग्रास पाउडर जो आज मार्केट में अवेलेबल है, 1 केजी व्हीटग्रास पाउडर बनाने के लिए हमें 3 केजी गेहूं को बोना पड़ता है। 3 केजी गेहूं का इस्तेमाल करने के बाद आने वाला जो व्हीटग्रास है वो आता है 7, 8 और 9 डेज में। जब उनको हम बोइंग करेंगे तो हमें 7, 8, 9 दिन में जो आने वाला जो ग्रास है उसको हम कट करके उसकी व्हीट ग्रास पाउडर बना सकते हैं। 1 किलो गेहूं का आज जो रेट है मार्केट में वो मैक्सिमम रेट 40 रुपीज है। और होलसेल में जाएंगे तो हमें 28 रुपीज तक भी अच्छे क्वालिटी का गेहूं मिल रहा है। 40 रुपीज से 3 केजी गेहूं का 120 रुपए बन रहा है। और उसके व्हीटग्रास पाउडर का रेट आज मार्केट में 2,500 रुपए तक है। इतना मल्टीपल इनकम, इतना मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, उस व्हीटग्रास पाउडर को हम अच्छी तरह से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक हम स्टोर करके अच्छे पैकेजिंग में उसके टैबलेट्स बना के, उसके पाउडर बना के मार्केट में बेच सकते हैं। और हमारे किसानों का 100% कंट्रोल अपने बिजनेस के ऊपर रहेगा। जो आज दलाल के हाथ में है वो अपने किसानों के हाथ में रहेगा। मार्केट में कई सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इसके लिए अवेलेबल है। जो लोग आज डिहाइड्रेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं उन लोगों ने अपने खुद का, मुझे जो जो लोग मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपने खुद का ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के रखा है। वो रॉ मटेरियल सिलेक्शन से लेके उसका ग्रेडिंग किस तरह से करना है, कौन से रेट में खरीदना है, किस तरह से उसको डिहाइड्रेट करना है, पैकेजिंग क्या करना है, इस हर तरीके की मार्केट में ट्रेनिंग आज अवेलेबल है। उसके साथ साथ इस बिजनेस का 2 तरीके का मार्केट है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर्स। ये 2 तरीके के मार्केट्स है। जो बड़े क्वांटिटी में, लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं वो B2B में काम कर रहे हैं। जो छोटे क्वांटिटी में काम कर रहे हैं वो B2C में काम कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं हमारे इस इतने बड़ी MCL परिवार में हम हर एक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और कम से कम B2C से हम इसको चालू कर सकते हैं। B2C से चालू करने के बाद हमें हर एक रिटेल काउंटर में ये प्रोडक्ट हम अवेलेबल कर सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल कर सकते हैं, नेशनल मार्केट्स में अवेलेबल कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ जब हम ये लार्ज क्वांटिटी में काम करना चालू करेंगे तो हमें एक मार्केटिंग की टीम होना जरूरी है। उसके साथ साथ हमें नॉलेज होना जरूरी है कि हम किस तरह से रॉ मटेरियल परचेस करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, कौन से सीजन में करना चाहिए, इस तरह के नॉलेज होना भी हमें बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को करने के लिए कुछ परमिशंस और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। देख, हर एक बिजनेस को भारत में करने के लिए हमें उद्योग आधार रजिस्टर करना जरूरी है। उसके साथ साथ हमें लोकल बॉडीज, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज बॉडी है, उनके भी लाइसेंस लेना जरूरी पड़ती है। तो ये फूड रिलेटेड बिजनेस है, इसीलिए डोमेस्टिक लेवल पे काम करने के लिए, भारत के अंदर काम करने के लिए हमें FSSAI, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ हम एक्सपोर्ट के लिए जब काम करने के सोचेंगे या काम करने जाएंगे तो हमें IES का लाइसेंस होना जरूरी है, फाइटोसैनिटरी का लाइसेंस होना जरूरी है। इस तरह के लाइसेंस लेके क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में हम उसको बेच सकते हैं। ये बिजनेस करते समय हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला जरूरी चीज है कि हर एक बिजनेस में देखा जाता है कि क्वालिटी
क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना बहुत जरूरी है। उसके लिए कई सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, कई सारा नॉलेज अवेलेबल है। बिजनेस चालू करने के पहले हमें हमेशा उस बिजनेस की स्टडी करना बहुत जरूरी होती है। उसके साथ साथ हमें उस बिजनेस, जो भी प्रोडक्ट अन्न पदार्थ हम पैक करने जा रहे हैं, उसके पैकेजिंग के ऊपर हमें ध्यान देना है। हमारा पैकेजिंग, हम डॉक्टर श्याम सर हमेशा हमें सिखाते आए हैं कि हमें इको फ्रेंडली काम करना है, नेचर को कभी भी डिस्टर्ब करना नहीं है। तो हमारी जो पैकिंग होगी, होने वाली है या हम करेंगे, तो उस पैकिंग को इस तरह का पैकिंग होना चाहिए कि वो आज हमारी इकोलॉजी को कभी भी डैमेज नहीं कर पाएगी। उसके साथ साथ उसका लेबलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेबलिंग के अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किया है, मात्रा उसकी क्या है, प्रोपोर्शंस क्या है, रेट क्या है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना जरूरी होती है। उसके साथ साथ ये चीजें बनाने के लिए हमें एक अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलना, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, उसके ऊपर काम करना, उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर चेन निर्माण करना, उनके साथ रिलेशन बना के रखना, उसका डेटा मेंटेन करना, वो हमें काम करना पड़ेगा। ये बिजनेस के लिए आज भारत सरकार और हर एक स्टेट गवर्नमेंट आज बहुत अच्छा सपोर्ट उन्होंने दे दिया है, एक अच्छी सिस्टम खड़ी कर दी है। हर जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक ट्रेनिंग सेंटर है। वो ट्रेनिंग सेंटर हमें 2 दिन 3 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट हमें खाना खिला के और सर्टिफिकेट दे के वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए हमें हर एक जिले के कृषि ऑफिस में उसको अप्रोच होना पड़ेगा। जब ये बिजनेस की बात आती है तो फंड्स के लिए हम एएफ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के द्वारा हम फंड्स अवेलेबल कर सकते हैं। 50% तक इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने कई सारे पोर्टल्स पे ये पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं, उसके लिंक्स हमने यहाँ पे अभी शेयर कर दिए है। यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे हम सीड्स किस तरह से अवेलेबल कर सकते हैं, विलेज लेवल पे किस तरह से कर सकते हैं, इस हर एक चीज का हमें वहां पे सपोर्ट मिल चुका है। एमसीएल प्लेटफॉर्म में ये हम बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे गर्व के साथ, खुशी के साथ बताना चाहता हूं, 35 लाख फार्मर का ये परिवार है। दुनिया का सबसे बड़ा फार्मर का परिवार एमसीएल के साथ है। ये 35 लाख फार्मर के साथ जब हम काम करना चालू करेंगे तो हम ये मास क्वांटिटी में भी काम कर सकते हैं। आसाम से लेके महाराष्ट्र तक और नीचे तमिलनाडु से लेके दिल्ली हरियाणा तक हमारे किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर एक एरिया में आने वाली जो अलग अलग फसल है उसके ऊपर हम अच्छी तरह से काम करके एक अच्छा नेटवर्क हम खड़ा कर सकते हैं। आज एमसीएल के साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, बिजनेस एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट, इस तरह के हाईली टैलेंटेड लोग ऑलरेडी हमारे साथ है। तो इस बिजनेस को करने के लिए स्टार्ट टू एंड, मशीनरी से लेके रॉ मटेरियल सिलेक्शन से लेके रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, बेचने के लिए, उसका एक सिस्टम खड़ा करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है। 100 करोड़ पेडअप कैपिटल वाली कंपनी जब मार्केट में उतरेगी तो 101% ये इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने की क्षमता रखती है। इसके साथ साथ हम हमारे हर एक गांव में, हर एक घर में अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं। जब हम यूनो की बात करेंगे, यूनो ने एक अच्छा सिस्टम खड़ा, यूनो ने एक सस्टेनेबल गोल 17 सस्टेनेबल गोल के ऊपर एक अपना काम करना चालू कर दिया है। इस सस्टेनेबल गोल के ऊपर हमारी एमसीएल हमेशा ध्यान देके काम कर रही है। नंबर 2, नंबर 3 और 12, एक क्वालिटी फूड, क्वांटिटी फूड और सस्टेनेबल फूड, इस इन तीनों कैटेगरी में ये बिजनेस हमें सपोर्ट करता है। हमारी 5E मिशन में हमें ये बिजनेसेस सपोर्ट कर रही है। इसके साथ हम ये बिजनेस करके हर एक गांव को, हर एक किसान को अच्छा खासा समृद्ध बना सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था। ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अगले स्पीकर को बुलाना चाहता हूं, जिनका आप बड़ी सब्र से इंतजार कर रहे हो, और हमारे एमसीएल के सलाहकार, शिल्पकार और रचनाकार डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सतीश जी, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन और बहुत ही मूल्यवान ऐसा मार्गदर्शन आपने दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो।
मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे एमसीएल की फंडिंग के स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल ने फंडिंग का पूरा इंतजाम किया है। एमसीएल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है। एमसीएल ने अपने परिवार के लिए, यानी सभी एमवीपी, सभी एमएसएस, सभी एमपीओस के लिए एक बिजनेस रोडमैप बनाया और उस बिजनेस रोडमैप को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसकी पूरी तैयारी हमने की है। उस फंडिंग का पहला ट्रांच या पहली किस्त भी हमें मिल चुकी है। इस किस्त को, इस ट्रांच को इस्तेमाल करने के लिए जो परमिशन चाहिए वो भी हमें मिल चुकी है। बस इस परमिशन, इसका इस्तेमाल के पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम हम कर रहे हैं। दोस्तों आने वाले 3 से 4 वर्किंग डेज में, जिसमें आज का दिन भी शामिल है, तो 3 से 4 वर्किंग डेज में ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा और हम इसका यूटिलाइजेशन, हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों एक बार इसकी शुरुआत हो गई, एक बार इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हो गई, तो ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अपना ये बिजनेस रोडमैप पूरा नहीं करते। और इस बिजनेस रोडमैप में हमें हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसमें कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट हमें करने हैं। और दोस्तों एक एक बार हमने इस बिजनेस रोडमैप को पूरा किया, इस बिजनेसेस को हमने इंप्लीमेंट किया, तो हमारे पास तो फंडिंग के कई सारे ऑप्शंस, चैनल्स ओपन होने वाले। सबसे पहले तो हमारे जो अभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर है वो इतने कैपेबल है कि हमें फंडिंग के लिए कहीं भी दूसरी जगह जगह देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये बिजनेसेस पूरे करने के बाद हमारे देश के भी कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कई सारी संस्थाएं, ये सभी हमारे साथ इस फंडिंग के लिए, बिजनेस के लिए पार्टनर हो सकते हैं। दोस्तों जैसे ही इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी, इस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, उसका यूटिलाइजेशन, इसके ट्रांचेस, ये सब कंट्रोल इन्वेस्टर की टीम के पास रहेगा। और उसका कारण है, अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति में हमारे इन्वेस्टर की टीम ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये हर एक रुपए का सही इस्तेमाल हो, सही दिशा में, सही पर्पज के लिए इस्तेमाल हो। हम सब लोग मिलके इस एमसीएल को फिर से बिजनेस की ट्रैक पर अच्छी तरह से लेके जाए। एमसीएल के लिए जो सिस्टम चाहिए वो सिस्टम बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो, ताकि हम सभी लोग मिलके जल्द से जल्द इस बिजनेस रोडमैप को पूरा करें। और वो लोग भी चाहते हैं, इन्वेस्टर की टीम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस बिजनेस रोडमैप को पूरा करें, ताकि वो नेक्स्ट लेवल की फंडिंग भी हमें अवेलेबल करके दे और इस बिजनेस के माध्यम से हम कहीं ना कहीं हमारे विजन और मिशन को पूरा करें। एक बहुत ही अच्छा पर्पज जो हम इस प्रकृति के लिए, किसानों के लिए, खेती के लिए करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द हासिल करें, इसके लिए वो आग्रही है। इसलिए वो हमारी सर्वतोपरि मदद भी कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो फंडिंग का इशू है, ये फंडिंग का इशू अभी बस कुछ ही दिनों में हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। और इसके बाद हमें तो सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि लाइफ टाइम अभी फंडिंग का इंतजाम ये सभी टीम करने वाली है। और हमें, आपको, मुझे, सबको मिलके सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना होगा, वो है बिजनेस। दोस्तों इस फंडिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही हम एक नए पर्व की शुरुआत करेंगे, जिस पर्व में हमारी प्राथमिकता होगी कि हम अपने आप को एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करें। मीरा क्लीनफील्ड्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है। और इनका यह रिपोर्ट कार्ड है, इतना इन्होंने टर्नओवर किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हमें अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करना, यह हमारी प्राथमिकता है, ताकि एक बार हमने अपने आप को साबित किया, एस्टैब्लिश किया, तो ये जो सब इशू आज हम फेस कर रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा पर्पस, हमारा मकसद। दोस्तों अपने आप को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना एक बात हो, लेकिन जिस पर्पस के लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, अगर हम उसकी तरफ देखें तो हमें मिलकर पूरी दुनिया को इस क्लाइमेट चेंज के खतरे से बचाना है, हमारी मां को इस ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचाना है,
और उसका एक ही तरीका है, ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करना। और इसके लिए करना होगा बिजनेस। हमें बिजनेस ही करना है, लेकिन बिजनेस सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं है, बिजनेस करना है इस धरती को, इस दुनिया को बचाने के लिए। और ये जो बिजनेस करना है नॉर्मल ऑर्गेनिक जैसे बिजनेस नहीं करना है, ये बिजनेस करना है एक क्रांति की तरह, एक आंदोलन के तरह, तभी जाके हम इस दुनिया को कहीं ना कहीं संकट से बचा पाएंगे। दोस्तों, आज जिस तरह से ये संकट इतना बढ़ा हुआ है और दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा है, हमें दिन रात बिजनेस करना है। दिन रात बिजनेस करके ये जो तेल आधारित चीज है उसको रिप्लेस करना है कृषि आधारित चीजों के साथ। पूरी दुनिया को ये साबित करना है, दिखाना है कि हर वो चीज जो आज हम तेल से बनाते हैं, हर वो चीज जिसकी आज हमें जरूरत है, जो तेल आज पूरा करता है, उसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ जिसके लिए रॉ मटेरियल किस खेतों से आएगा, जिसके लिए रॉ मटेरियल किसान तैयार करेगा, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी और इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और दोस्तों, इस संकट से इस दुनिया को बचाने के लिए करना होगा आंदोलन। और इस आंदोलन की शुरुआत इस नए पर्व के साथ होगी। और ये आंदोलन करेंगे लोग, ये आंदोलन करेंगे उपभोक्ता, ये आंदोलन करेंगे कस्टमर्स, और वो मंच होगा एमसीएल का। और शुरुआत होगी अब। दोस्तों, आज जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं, उसी मकसद के लिए पूरी दुनिया के सभी देश के प्रमुख एक हो गए थे, इकट्ठा आए थे कि दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाए, दुनिया को इस क्लाइमेट चेंज के संकट से या खतरे से बचाए। 2015 में 193 देश और यूरोपियन यूनियन के 27 देश और सभी देश के प्रमुख, सभी देश के प्रतिनिधि नहीं तो सभी देश के प्रमुख पेरिस में आए थे। और उन्होंने करार, एक टारगेट सबके लिए, एक शपथ सबके लिए उन्होंने फाइनल की, जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और उस करार में था कि सब लोग मिलके, सब देश मिलके काम करेंगे और ये जो तापमान बढ़ रहा है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का तापमान था, उससे ज्यादा ये टेम्परेचर, ये तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए जो आइडियल टारगेट है, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह तापमान 2 डिग्री से बहुत ज्यादा कम हम रखेंगे। दोस्तों, आज इस 2015 को जो पेरिस एग्रीमेंट हुई, जिसको सभी देशों ने साइन किया, 10 साल हो चुके हैं, इस साल 11 साल हो। और क्या हासिल किया हमने 10 साल में? तो दोस्तों, फैक्ट यह है कि इस 10 साल में जो तापमान वृद्धि हुई है, जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है, और उसका जो स्पीड है, वो पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा इस दशक में तो रहा। आज ऑन रिकॉर्ड जो सबसे गर्म साल है वो 2025 का है। 2025 में ऑन रिकॉर्ड सबसे गर्म साल था 2024। 2024 में सबसे गर्म साल था 2023। और इसी तरह पिछले 10 सालों में हमने इस तापमान को तो बिल्कुल ज्यादा, यानी जो काम करना चाहिए था वो तो नहीं, लेकिन हमने बहुत ज्यादा स्पीड से इस तापमान को बढ़ाया। इतना बढ़ाया है कि 2025 में ही हमने वो 1.5 डिग्री की जो लिमिट थी उसको क्रॉस कर दिया है। दोस्तों, अगर हम गवर्नमेंट से पूछे, गवर्नमेंट के अलग अलग जो एजेंसी है वो कहते हैं कि 1.44 से 1.48 इतनी तापमान की वृद्धि हुई है। लेकिन कई सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने 2025 में ये रिपोर्ट दिया है कि हमने 1.5 डिग्री का ये जो लक्ष्मण रेखा है, ये जो लिमिट है, उसको क्रॉस कर दिया है। और दोस्तों, दुनिया में जब से ये ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा शुरू हुई है, इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डिस्कशन, काम शुरू हुआ है, तब से लेके हर बार साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट, सब लोग, उन्होंने सिर्फ एक ही टारगेट दुनिया को दिया है, वो है 1.5 का। 2 डिग्री कभी भी नहीं था। 2015 में इस पेरिस एग्रीमेंट के समय कुछ लोगों ने, जो इस ऑयल एंड गैस में काम करते, उन लोगों ने बेसिकली इस लिमिट को बढ़ाया। हमेशा ये लिमिट 1.5 डिग्री सेल्सियस ही था, और जिसको हमने पिछले साल रीच किया है, जिसको क्रॉस किया है, और इसका परिणाम आज सब हम देख रहे हैं। दोस्तों, प्री इंडस्ट्रियल एरिया से अभी तक जो तापमान वृद्धि हुई है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, प्री इंडस्ट्रियल एरिया ने वो पीरियड, वो टाइम जब हमने फॉसिल फ्यूल की शुरुआत नहीं की थी। जब से इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, जब से हमने इस फॉसिल फ्यूल की शुरुआत की, उसके पहले जो तापमान था और अब जो तापमान है,
जो बढ़ रहा है और उसकी वजह से पूरी दुनिया संकट में है। इस पूरे प्रोसेस में कौन सा वो देश है जिसने सबसे ज्यादा इस फॉसिल फ्यूल का उपयोग किया? कौन सा वो देश है जिसने सबसे ज्यादा इस फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर सबसे ज्यादा ऐसे गैसेस का उत्सर्जन किया जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और जिसकी वजह से ये गर्मी बढ़ रही है? अगर इसका रिपोर्ट हम देखें, कई सारी संस्था ने ये चीज दुनिया के सामने रखी है और इन सभी संस्थाओं के मुताबिक वो देश जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो है अमेरिका। अमेरिका ने कम से कम 17% से लेकर 25%, यानी अलग अलग संस्था ने अलग अलग आंकड़े दिए। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इस ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है 80% ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और इस कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का रहा। कम से कम 17% से लेकर 25% तक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में जब अमेरिका इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इस संकट के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है, वो सबको भाई पता है, सबके सामने ये फैक्ट है। ऐसी परिस्थिति में जब अमेरिका दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है और जैसे ये संकट बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में जहां सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे इन चीजों को रोकने के लिए, इस संकट को रोकने के लिए, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत आज अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। दोस्तों, आज अमेरिका बहुत ज्यादा इस तेल के पीछे लग के अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहा है। इस तेल का बिजनेस, तेल की इकोनॉमी से बहुत सारा पैसा कमाने के ऊपर काम कर रहा है। अभी अपना ही एग्जांपल लीजिए। पिछले 1 साल से अमेरिका ऑलमोस्ट लिटरली हमें ब्लैकमेल कर रही है कि आप रशिया से जो तेल ले रहे क्रूड ऑयल, उसको बंद करो, और फाइनल उसने किया भी। उसने इस 1 साल तक व्यापार रोक के रखा। और ये रशिया से अगर हम तेल लेना बंद करें तो किससे हम तेल लें? तो अमेरिका से। दोस्तों, अमेरिका और एक वेनेजुएला करके एक देश है, जिस देश के ऊपर पिछले ही महीने यानी जनवरी 2026 में अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन करके पूरे देश को अपने कब्जे में ले ली। ये वो देश है कि जिस देश में इस दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस के रिजर्व है, और अमेरिका इन देश को लेके पूरी दुनिया में इस ऑयल बेचना चाहता है, और वही एक काम भारत के साथ भी कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन यानी अमेरिका को लग के जो समुंदर है, जितना बड़ा अमेरिका है, 2/3 अमेरिका यानी भारत का जितना एरिया है, 2 टाइम्स ऐसा एरिया, इतना बड़ा समुंदर का एरिया उन्होंने खुला किया है इस ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए। यानी अमेरिका को लग के जो समुद्र है, वहां अभी वो माइनिंग करेंगे ये तेल और गैस निकालने के लिए। उससे इतनी ज्यादा पर्यावरण की हानि होगी, इतना इतना बड़ा ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा पर्यावरण के लिए, लेकिन उनको कुछ से लेना देना है नहीं। वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपने इस बिजनेस के ऊपर। और मैं ये समझता हूं, ये मेरे शब्द है कि आप जो कुछ गलत काम कर रहे हो उसकी भी एक हद होती है, लेकिन उस हद को भी शायद पार किया इस अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ने। दोस्तों, आप देखिए कि पूरी दुनिया संकट में है इस ग्लोबल वार्मिंग के। पूरी दुनिया एक हो जाती है कि बाबा इस संकट से जूझने के लिए, इस संकट से दुनिया को बाहर निकालने के लिए हमें ये काम करना है। एक करार होता है जिसमें दुनिया के छोटे मोटे देश से लेकर सभी अर्थव्यवस्था, सभी लोग साइन करते हैं, और उसमें से सिर्फ एक देश निकलता है। वो देश है कि जिसने ही जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस संकट के लिए, और वो ही देश अपनी पूरी जिम्मेदारी छोड़ के अपने आप को इस पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करता है, और वो देश होता है अमेरिका। यानी कितने शर्म की बात है, मुझे ऐसा लगता है। यानी कितनी ज्यादा गलत काम आप कर सकते हो। दोस्तों, इसकी बहुत कड़ी निंदा पूरी दुनिया में हुई, और पूरी दुनिया में तो ठीक है, लेकिन पूरे उस अमेरिका में भी लाखों लोग सड़क पे उतर आंदोलन किए कि आप कैसे ऐसे सब कर सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट से निकलने का मतलब यह कि अभी वो कुछ भी कर सकते हैं ऑयल एंड गैस के साथ, कुछ भी धंधा कर, जैसे वो कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने एग्जांपल्स है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति, और ऐसा नहीं कि अमेरिका भुगत नहीं रहा। दोस्तों, अमेरिका खुद भी इस क्लाइमेट चेंज का भी शिकार बन रहा है, उसके सामने ये सब कुछ हो रहा है। पिछले ही हफ्ते 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक अमेरिका में एक बहुत बड़ा तूफान है, बर्फ का तूफान है,
जो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार इतना बड़ा तूफान है। अगर एक्सपर्ट्स की सुने तो एक्सपर्ट कहते हैं कि जो चीज उत्तर ध्रुव के ऊपर, आर्कटिक ओशन के ऊपर होती है, जो हवा की मूवमेंट वहां होती है, वो हवा की मूवमेंट शिफ्ट हो गई अमेरिका की तरफ, खिसक गई। दोस्तों खिसकना, शिफ्ट होना पूरी दुनिया को पता है कि ये इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और क्या हुआ उस 5 दिनों में? दोस्तों उस 5 दिनों में अमेरिका का 2/3 भाग के ऊपर प्रॉपर इमरजेंसी थी। अमेरिका में 34 करोड़ लोग रहते हैं, 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग उस इमरजेंसी का, उस संकट का शिकार हुए। अधिकृत आंकड़ा है कि 155 से ज्यादा लोग मृत हो गए। एक्चुअली कितना वो शायद पता चलेगा बाद। हजारों, 10,000 से भी ज्यादा उड़ाने, एयरप्लेन शिफ्ट कैंसिल हो गई पूरी दुनिया में। यानी जितने करोड़ों ऐसे घर थे कि जो कई सारे दिनों तक वहां बिजली नहीं थी। यानी भले ही आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन कुदरत के सामने अपने क्या, आप क्या हो, ये कुदरत ने दिखा दिया। ये संकट कितना गहरा हो सकता है, क्या हो सकता है, ये कुदरत ने अमेरिका को दिखा दिया। लेकिन ये, इसके बावजूद, ये होने के बावजूद अमेरिका या उसका, अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा, कुछ बेहतर स्टेप्स लेगा, ऐसा किसी को नहीं लगता कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। अभी ये परिस्थिति है अमेरिका की। इतने बड़े संकट के बावजूद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे। किससे अपेक्षा करें फिर? दूसरे नंबर पे जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है, वो चीन। चीन तो अभी ऐसी परिस्थिति है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन अगर कोई कर रहा है, सबसे ज्यादा गर्म इस प्लैनेट को अगर कोई कर रहा है तो वो चीन है। सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल चीन कर रहा है। हम दूसरे नंबर पर है कोयले का इस्तेमाल करने के लिए, जो सबसे ज्यादा इस उत्सर्जन करता है। अभी इस कोयले के 5 गुना चीन इस्तेमाल कर रहा है। तो सोचिए इतना ज्यादा, यानी हम इस चाइना जो उससे कुछ पॉजिटिव करना चाहिए वो तो बहुत ज्यादा उत्सर्जन करके इस संकट को और गहरा करता जा रहा है। बाकी के छोटे मोटे जो है देश, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, उनसे हम क्या उम्मीद करें? वो भी अपने तरीके से काम करें, लेकिन बिल्कुल वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इस संकट को कहीं ना कहीं हम रोक पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में कुछ करे, ऐसे तो कोई कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों एमसीएल का जो रोल है, एमसीएल की जो भूमिका है, वो अनन्य साधारण है। एमसीएल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि एमसीएल एकमेव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में आज की तारीख में जो एग्जैक्टली जानती है कि क्या काम करना है और किस तरीके से इस संकट से इस दुनिया को बचाना है, किस तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग को, इस क्लाइमेट चेंज को रोकना है। ये पूरा काम, ये पूरे अच्छी तरह से रोड मैप, ब्लूप्रिंट आज एमसीएल के पास तैयार है। एमसीएल एग्जैक्टली जानता है कि क्या करना है। एमसीएल एकमेव शायद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट के बारे में कभी बोलता ही नहीं। भले ही हमारे पास एमकोल है, बाकी की चीजें हैं, बिजनेस है, हम हमेशा जो बात करते हैं वो बात करते हैं इस प्रकृति के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए। बात करते हैं हमेशा इस दुनिया को बचाने की, बात करते हैं हमेशा इस पर्यावरण, प्रकृति के जो कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है, इशू, उसकी। हाँ, हम एमकोल के माध्यम से कैसे उसको बचाएंगे, कैसे ठीक ठाक करेंगे, इसकी बात करते। इतने सालों से हम काम कर, पिछले 2.5 सालों से जिस संकट से हम गुजर रहे हो, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन कभी भी हमने हमारा फोकस दूसरी जगह नहीं किया। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं, फोकस करते हैं। हमेशा इस संकट के दौरान भी और इतने सालों से हम सिर्फ एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो है प्रकृति। वो है इस संकट से कैसे इस दुनिया को बचाया जाए। और दोस्तों ये सब कुछ जो हो रहा है ना, देखो मैं तो समझता हूं कि आने वाले दिनों में एमसीएल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो एक्चुअली इस दुनिया को इस संकट से बचाएगी, दुनिया को सही राह दिखाएगी सोल्यूशन क्या है और किस तरीके से उसको करना है। और हम लोग जो कुछ करना है, ये मेरा विश्वास है कि ये जो कुछ जो हो रहा है ना, ये प्रकृति कर रही है। ये हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति कर रही है। जिस तरह से सिस्टमेटिकली हम सबको, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया है, ये प्रकृति कर रही है। आज हर शुक्रवार, हर हफ्ते हम वेबिनार लेते हैं। हर वेबिनार में प्रकृति से रिलेटेड अब तक ऐसा कोई भी इश्यू नहीं रहेगा जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। चाहे वो प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, जमीन मिट्टी का प्रदूषण, या कोई भी चीज हो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट, हर चीज को हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किया।
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हमारे सामने है तो उसके कारण क्या है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको कैसे करना है। इस तरीके से प्रॉपर अगर कई सालों से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है तो ये हमारा नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रकृति कर रही है। हम लोग तो वो खुशनसीब लोग हैं कि जिनको ये मौका मिला कि जो आने वाले दिनों में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं लोगों के लिए, प्लानिट के लिए, इस पर्यावरण के लिए। और ये होगा। आने वाले दिनों में एमसीएल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। आने वाले दिनों में दुनिया को इस संकट से निकालने का और सही रास्ता दिखाने का काम हमारे सबके माध्यम से एमसीएल करेगा। और ये जो 5E मिशन है ना, ये 5E मिशन से बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक्चुअली सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है ये दिखाने का कि किस तरह से आप अपने कम्युनिटी को, आप अपने समाज को कार्बन न्यूट्रल कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको इस ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से खुद को बचा सकते हैं। और बात ये नहीं कि सिर्फ आपको अपने अपने समाज को इस क्लाइमेट चेंज से या इस संकट से बचाना है, आपको अपने समाज की तरक्की भी करनी है, आपको अपने समाज की आर्थिक और सामाजिक तरक्की भी करनी है। तो ये वो मॉडल, ये वो सॉल्यूशन है कि किस तरह से आप अपने समाज की तरक्की कर सकते हो, आर्थिक और सामाजिक, लेकिन उसी के साथ अपने समाज को आप सस्टेनेबल, कार्बन न्यूट्रल भी रख सकते हो। ये हो, और यही मिशन हमें हजारों सेंटर पे करना है। देखो, अल्टीमेटली बिजनेस ही करना है। अल्टीमेटली हमें इस तेल आधारित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे लेके जाना है। और ये जो करना है बिजनेस के माध्यम से ही करना है। आज हम किसी को ये बता नहीं सकते, हमें ये करके दिखाना पड़ेगा और हम दिखाएंगे। और इसलिए ये जो करना है ना, वो दिन रात करना पड़ेगा ताकि वो स्केल में हम ये सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखें और इस सॉल्यूशन को दुनिया एडॉप्ट करे, एक्सेप्ट करे। दोस्तों, हमें आगे के 3 साल में हर एक केंद्र के ऊपर 5,000 परिवारों के लिए अगर हम केंद्र बना रहे हैं तो उसके ऊपर हमें 100 करोड़ का टर्नओवर करना है। इसका मतलब 100 करोड़ के जो तेल आधारित वस्तु है उसको रिप्लेस करना है कृषि आधारित चीजों के साथ जो वहां के लोग बनाएंगे। तो ये जो क्वांटम है, ये जो साइज है, यानी हम अगर हमारी प्राथमिकता ये है कि हमें एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करना है तो इसके बहुत परे है। जब हजारों सेंटर के साथ इतना बड़ा बिजनेस हम करेंगे तो हम एक्चुअली भारत की, देश की एक बड़ी संस्था या बड़ी कंपनी में से एक बन जाएंगे। और दोस्तों, हमें ये जो 5E मिशन है, ये 5E मिशन के जरिए दुनिया के सामने रखना ये है कि अगर हमें दुनिया को इस संकट से बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है लोग। लोग ही एक काम कर सकते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई संस्था, कोई भी कंपनी ये कर ही नहीं सकती। हमें लोगों को सक्षम करना होगा। लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे मिलके एक दिशा में काम करेंगे ना, तभी ये काम होगा, तभी हम दुनिया को बचा पाएंगे। और दोस्तों, ये जो भी हम सेंटर तैयार करेंगे 5E मिशन का, कई जितने भी सारे परिवार होंगे, हर एक परिवार का हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। यानी दुनिया के सामने ये रखेंगे कि इसका जो मूल मंत्र है वो ये है कि हमें लोगों को पहले सक्षम करना हो। लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, लोगों की जो आज जो जरूरत है उसको पूरा करना हो, तब जाके लोग सक्षम हो गए और वो लोग उस सोल्यूशन के लिए काम करेंगे। तो हमारा जो मूल मंत्र होगा बिजनेस का, देखो इमीडिएटली अभी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें बिजनेस के ऊपर ही फोकस करना है और उसकी जो स्ट्रेटेजी ऑफ कोर्स 5E मिशन है, और उसमें जो मूल मंत्र है वो ये है कि हमें वो जो सेंटर हमने जिन लोगों के लिए बनाया है, जिन परिवारों के लिए बनाया है, 100% हर एक परिवार की जिम्मेदारी हम लेंगे। क्या लगता है परिवार को? परिवार को लगता है रोजगार। परिवार को लगता है कि उनकी जो खेती बाड़ी है उससे उनको एक अच्छा रोजगार या अच्छी इनकम मिले। परिवार को चाहिए कि उनकी जो महिला है उनका उनको सम्मान वगैरह मिले, उनका सक्षमीकरण हो। परिवार को चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन। और ये सब कुछ, इसकी सबकी जिम्मेदारी हम लेंगे। और पूरी कैसे करेंगे? बिजनेस के माध्यम से बिजनेस करेंगे और बिजनेस के माध्यम से उसको पूरा करेंगे। और इसीलिए वो 100 करोड़ का टर्नओवर करना है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हम उस सोसाइटी की जो जरूरत है उसको भी पूरा करेंगे इस बिजनेस के माध्यम से। अभी सोसाइटी की भी क्या जरूरत होती है? उनको चाहिए एजुकेशन, स्कूल होती है, या दवा के लिए दवाखाना चाहिए होता है, या पानी की व्यवस्था होती है, या सैनिटेशन, टॉयलेट, या बेसिक को जो चीज चाहिए उसको भी हम कैसे पूरा करेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे। और इस बिजनेस के माध्यम से जो प्रॉफिट एमसीएल के पास बचेगा, एमसीएल 20% ये प्रॉफिट इस चीजों के लिए खर्च करेगी।
और इसके माध्यम से ये हम जो सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करेंगे। और दोस्तों इसीलिए इसीलिए प्राथमिकता ये नहीं कि हम बिजनेस करके अपने आप को एस्टेब्लिश करें। प्राथमिकता यह है कि बिजनेस के माध्यम से हमें दुनिया को अभी इस सॉल्यूशन का सही रास्ता दिखाना है। हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इमीडिएटली इस बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, इस 5 सेंटर्स के ऊपर, इस 5 मिशन के ऊपर फोकस करना है और उस पर एक बिजनेस करने हैं, बिजनेस करके दिखाना है। और उसके बाद एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हम रखेंगे दुनिया दुनिया के लिए, भारत में, और बताएंगे कि ये यही है सही सोल्यूशन। अगर हमें दुनिया को इस संकट से बचाना है तो हमें इस तेल आधारित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करके इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे जाना ही पड़ेगा। जो भी जरूरत हमें लगती है, ईंधन हो, फूड हो, हर चीज हमारी कृषि, हमारी खेती पूरा कर सकती है बेहतर तरीके से पूरा भी कर सकती है और इस प्रकृति का ख्याल भी रख सकती है। और पूरी दुनिया को कंपलसरी कंपलसरी इस नए पर्व में, इस नए फेज में इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे चलना ही होगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं। और जब इस पर्व की शुरुआत होगी, जब इस नए फेज की शुरुआत होगी, नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत होगी, तो इस अर्थव्यवस्था में भारत विश्व का, दुनिया का नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बने। उसकी शुरुआत हम सब लोग मिलकर करेंगे और हम लोग सब मिलकर अपने देश को फिर से उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश फिर से इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर। हम हमेशा बोलते हैं कि भारत देश को हमें एक नंबर 1 सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाना है, लेकिन वो कैसे, ये श्याम सर हमें हर वेबिनार में बताते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। रिसेंटली मैंने एक न्यूज देखी, उस न्यूज में दैट वाज द न्यूज फ्रॉम एमपी यानी मध्य प्रदेश, जहाँ पे एक जो आंगनवाड़ी है वहां पे मधुमक्खी का अटैक हो गया। और उस अटैक में 20 बच्चे जो है वो वहां पे आंगन में खेल रहे थे। ये अटैक होने के बाद में उन 20 बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। वो उसकी वजह से वहां पर जो आंगनवाड़ी सेविका थी, यानी जो वहां पे खाना बनाती थी, उन्होंने जब ये देखा तो इमीडिएटली उन्होंने हर एक बच्चे को तारपोलिन या जो भी कपड़ा वहां पे उनको दिखा उसमें उन्होंने कवर किया, उसको सेफ जगह पे अंदर लेके गई। एक एक बच्चा जब तक अंदर सेफ जगह पे जाता नहीं तब तक वो करती रही। लेकिन ये सब करते वक्त मधुमक्खी ने उनका एक भी ऐसा जो हिस्सा रहेगा वो नहीं छोड़ा कि जहाँ पे उन्होंने अट्रैक्ट किया अपने तरफ से और वो मधुमक्खी ने उनको काटा, जिनके वजह से उनका जो नाम था वो कंचनबाई मेघवाल, और वो अस्पताल में लेते जाने वक्त ही उनकी मौत हो गई उस दरमियान। लेकिन उन्होंने उस 20 बच्चों को कुछ भी नहीं होने दिया। अगर और बात ही करते तो वो सोल अर्नर थी अपनी फैमिली के लिए। उनके पीछे उनकी एक बेटा, 2 बेटियां और जो हस्बैंड है वो हाफ पैरालाइज्ड है। वो ये सब परिस्थिति होने के बाद में भी उन्होंने ऐसा क्या सोचा होगा कि उन्होंने पहले 20 बच्चों को बचाया। क्या अपने लाइफ का उद्देश्य कोई सोचता होगा, क्या अपने लाइफ में जज्बा होगा जीने का। ये सब अगर हम चीजें सोचते तो हम इसका अगर हिसाब भी रखना चाहे तो नहीं रख सकते। एक ये जो इन सब हमारे कर्म रहे या सोच रहे या उद्देश्य रहे उसका हिसाब रख सकते हैं, और वो है कुदरत। कुदरत उन सभी लोगों को खुद चुनती है जो उसके उद्देश्य के लिए काम कर सके, जो उस त्याग, समर्पण और जो निस्वार्थ बलिदान है उसके लिए तैयार रह सके। आज एमसीएल बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रही है, लेकिन इन सभी कठिनाइयों में जो लोग हैं, जो एमसीएल के कोर फैमिली मेंबर्स है, उनका त्याग, समर्पण और निष्ठा की वजह से ही एमसीएल अपना काम करेगी। आज एमसीएल एमसीएल से निगड़ी जितने भी तालुका और गांव है उसमें एक इतिहास बनाएगी। 2030 तक अगर भारत देश को हमें फ्यूल, फूड और एफएमसीजी सेक्टर में एक नई बेंचमार्क सेट करना है पूरे दुनिया के लिए, तो एमसीएल ये अपने काम एमसीएल के निगड़ी सभी तालुका और गांव में जो है वो करके दिखाएगी। इसके लिए आप सभी कोर फैमिली मेंबर्स को मेरा फिर से एक बार शतशाह नमन। इसके बाद मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी तृप्ति पालखेड़े मैडम को, जो आज की स्टोरी टेलर थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सह्याद्री फार्म्स की इंस्पिरेशनल स्टोरी बताई और उस जर्नी में ये भी समझाया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल लॉस होता है तो वो तब तक जो है वो एक पार्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, और वो तब तक नहीं रुकता जब तक ऑर्गेनाइजेशन के जो सभी लोग हैं उनका सपना साकार नहीं होता है, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रुकती। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी खोड़वे सर का, जिन्होंने हमें एक डिहाइड्रेशन टेक्निक के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया और हर एक पहलू का ध्यान रखा कि कैसे हम उसका एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज के होस्ट हमारे दिग्विजय पटेल सर, उनके साथ में सभी वेबिनार टीम, डॉक्टर आशीष उगाड़े सर, देन घेर सर, प्रियेश सर, और उसके बाद में डॉक्टर वर्षा मैडम, कंदारे मैडम, जो सभी क्रिएटिवली ट्राई करते हैं कि वेबिनार में और बेहतर तरीके से हम इसको कैसे कर सके।
मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सभी एमसीएल कोर फैमिली मेंबर्स को। धन्यवाद। Thank you so much, Prachi ma'am. Thank you so much, Tripti ma'am. And thank you so much, Satish sir. And thank you so much, Dr. Sham sir. Thank you, consultant, senior consultant, MSS, MPO, MVP, channel partners, and all farmers and backend team. दोस्तों बात ये है ना कि जो हम अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे निभाते निभाते चलाए और इस मोड़ तक पहुंच चुके हैं कि डिसीजन हमने जब अगर हमने डिसीजन ले लिया है तो अब हमें पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि पीछे सिर्फ बहाने मिलेंगे और आगे सिर्फ जिम्मेदारियां। जैसे कि मैंने कहा था कि जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, जिम्मेदारियां ली जाती है। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, इसका छोड़ देना है हम सबको। कौन साथ छोड़ के जा रहा है, कौन सब मतलब नहीं, ये सब सोचना आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि हम एक नए इतिहास की दौर बढ़ने जा रहे हैं और एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं ना तो शोर अपने आप कम हो जाता है। देखो रास्ते मुश्किल होंगे बट चुपचाप मेहनत करते रहना और एक दिन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और एक दिन हर चीज जो हमें चाहिए वो मिलेगा। देखो बोलते हैं ना कि आज थक जाओ पर रुकना मत, एक दिन उस कामयाबी सबसे ज्यादा आवाज करेगी कि जो आप करना चाहते थे। आज हम सब बोलते ना कि हार मत मानना, हमें हार बिल्कुल भी मानना नहीं, हार शब्द हमारी जिंदगी में लाना ही नहीं है, क्योंकि ये चीज हमें हमारे बोलते ना मनोबल को पीछे करती है। क्योंकि कल वही लोग वापस पूछेंगे कि जब अब बोलते ना कि अगर आज आप असफल हो तो ताना मारेंगे, हर नेगेटिव चीजें बोलेंगे, बट जब आप सफल हो जाओगे ना तो वही लोग पूछेंगे, हर रोज कहेंगे सर कैसे किया। तो वापस से कहूंगा कि मुस्कुरा कर कह देना कि हर रोज थका हूं बस रुका नहीं, क्योंकि डिसीजन अगर आपने ले लिया है और तो थकना नहीं है। तो दोस्तों ये वेबिनार को मैं कुछ कविता के माध्यम से खत्म करूंगा। कठिन लड़ाई है यारो, मंजिल इतनी आसान नहीं, बड़े कदम पीछे हो जाएं ये मेरे एमसीएल की शान नहीं। क्षमा नहीं मिलेगी उनको जो मंजिल से हमको भटकाएगा, क्या रोकेगा वो मुझको, खुद ही मुंह की खाएगा। जो खुद भटक गया है वो क्या हमको सिखाएगा, जो खुद डूबा हो दलदल में वो हमें कैसे बचाएगा। क्या कर लेगा वो मेरा जिसमें कोई जान नहीं, बड़े कदम पीछे हो जाए ये मेरे एमसीएल की शान नहीं। जी हाँ दोस्तों, और वैसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम सबको इस मिट्टी का वास्ता है, एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम का रास्ता है। तो दोस्तों लेता हूं आप सभी से विदा और मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नए स्पीकर्स के साथ। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यह घोषित करता हूं आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।